घटना चक्र डिस्कस करेंगे, वो भी एनवायरनमेंट का घटना चक्र, जो कि फर्स्ट लेसन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सो पहला लेसन हमारा है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स विच सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म। सो इट इज़ द सारे एक एनिमल के अराउंड जितने भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, सब मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है। और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया है, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के अंडर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 जो एक्ट है वो किसके अंडर आता है? तो वो आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग बात करें कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बायोटिक, एक अबायोटिक और एक होता है एनर्जी कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर। बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लाइफ है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स। एनर्जी कंपोनेंट जैसे सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोल एनर्जी, जहाँ से एनर्जी मिलती है उसको हम लोग बोल देंगे एनर्जी कंपोनेंट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो वर्ड है ये पहली बार कब आया था? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये वर्ड है, ये वर्ड जो है पहली बार एक रिपोर्ट थी और कॉमन फ्यूचर 1987 में वो रिपोर्ट आई थी, उसी में ये पहली बार ये वर्ड आया था, दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मीनिंग होता है टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि अगर हम लोग प्रेजेंट जनरेशन जो है उसके सारे नीड्स को हम लोग फुलफ़िल करेंगे और चीज़ों को ऐसे यूज करेंगे कि वो आगे की जनरेशन्स के लिए भी बची रहें। एजेंडा 21 जो है, ये जब अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसी के टाइम पर ये एक एजेंडा आया था जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर होता है पॉवर्टी मिटिगेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब नेचर जो है उसकी खुद की बाउंड्रीज है कि मतलब कि नेचर इतने लोगों को ही सपोर्ट कर सकता है, इतने लोगों को ही अपने अंदर रख सकता है। जैसे कि एक छोटा सा लैंड है तो उस लैंड में उसकी कुछ कैपेसिटी होती है कि वो उतने लोगों को ही कैरी ऑन कर सकता है। तो अगर उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इन्वायरमेंट पे क्या हो जाएगा? बोझ बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वाटर एंड कार्बन साइकिल। अगर वाटर साइकिल आपको पता होगा तो जैसे कि बारिश होती है तो वाटर जो ग्राउंड पे आता है वो इवापोरेट होता है, वो इवापोरेट होकर ऊपर जाता है, कंडेंस होकर बादल बन जाता है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है एक क्लोज साइकिल है, मतलब कि जितना वाटर है वो बार बार साइकिल में घूमते रहेगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा, बट कभी वाटर ज़्यादा है कम नहीं हो सकता। सो ये एक वाटर साइकिल जो है एक क्लोज साइकिल है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर साइकिल जो है क्लोज साइकिल है। वैसे ही हमारे पास कार्बन साइकिल भी होता है। कार्बन साइकिल देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन है, प्लांट्स उसको लेते हैं, फिर वो ग्राउंड में आ जाएगा, फिर उसको ग्राउंड में हम लोग यूज करेंगे एज अ कोल और एज अ फ्यूल, फिर ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज हाउ द कार्बन साइकिल इज देयर। नाउ अगर हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स नहीं ग्रो पाते क्योंकि उनकी जो रूट हेयर्स होती हैं वो टूट जाती हैं। रूट हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूट हेयर्स किसकी बनी होती है? रूट हेयर्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। और रूट हेयर्स क्या करते हैं? वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड जो हमारा एयर है, थिन लेयर है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बट एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गॉन है। आर्गॉन 0.8%, 0.9% है, देखिए आर्गॉन। फिर उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। सो दीज आर द गैसेस हाउ दे आर इन देयर। ना हमें क्या चाहिए? ह्यूमंस को क्या चाहिए? ह्यूमंस को चाहिए ऑक्सीजन। ह्यूमंस को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एनिमल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बट प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, वो सब यूज करके वो लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो कि वो लोग अपना फूड यूज कर लेंगे थोड़ा सा और पूरा फूड हमको दे देंगे जो हम लोग यूज करते हैं। अब यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको 2030 तक ये हो रहा है कि 2030 तक हम उनको अचीव कर पाएंगे। ये गोल्स क्या क्या हैं?
पहला तो एंड पॉवर्टी है, जीरो पॉवर्टी। सेकंड जीरो हंगर। थर्ड गुड हेल्थ। फोर्थ एजुकेशन। फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ सैनिटेशन। फोर्थ क्लीन एनर्जी, सेवन्थ क्लीन एनर्जी। एथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क। नाइन्थ इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो नाइन्थ इज द इनोवेशन। टेंथ इज द reduce inequalities. Then 11th is the sustainable city. 12th responsible consumption, means that we should consume responsibly. Climate action 13, and 14 life below water. 15 life on land. Then 16 peaceful inclusive societies, and 17 global partnership. So these are the 17 goals. So if the necessary are, means we should remember that पहला जीरो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर है, तीसरा गुड हेल्थ है, चौथा एजुकेशन है, और पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठवां सैनिटेशन है, सातवां जो है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, एथ जो है वो इकोनॉमिक वर्क से रिलेटेड है, और नाइन्थ इनोवेशन से रिलेटेड है, टेंथ इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, 11th सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटी से रिलेटेड है, देन क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, फिर 14th लाइफ बिलो वाटर से, फिर 15th लाइफ ऑन लैंड, 16th पीसफुल सोसाइटी, और 17th ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लब ऑफ रोम क्या है। तो एक ग्रुप है क्लब ऑफ रोम, जिसमें इकोनॉमिस्ट, सिविल सर्वेंट, साइंटिस्ट आते हैं, जिनका मेन एम है जो कि सारे प्रॉब्लम्स ह्यूमैनिटी फेस कर रही है उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। एक रियो समिट हुआ था जो कि 1992 में हुआ था, रियो दो जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, जिसको कि अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट बोलते हैं। Now, Commission on Sustainable Development was created to monitor, report on implementation of Earth Summit. उसको 5 साल बाद फिर रिव्यू किया गया था 1997 में, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। और उसके बाद रियो +10 समिट हुआ जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। फिर +20 हुआ जो कि वहीं प्लेस पे हुआ, रियो दे जेनेरियो में। तो यहाँ पर एक 1992 में एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसका मेन एम था कि लिस्ट डेवलप कंट्रीज को हेल्प किया जाए, मतलब वो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से, उसमें उनको हेल्प किया जाए। चलिए आगे बात करते हैं। मिनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो वो मर्कुरी से रिलेटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, फिर यूएनएफसीसीसी। तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, मतलब कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो ये सब के लिए भी पैसे प्रोवाइड करता है। एजेंडा 21 मैंने बताया था कि आपको 1992 में ही आया था ये एजेंडा 21। फिर +20 कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि 20th वो था, और वहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी द फ्यूचर वी वांट। कब आई थी, जब 20th समिट हुआ था 2002 में। ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर क्या हैं। सो नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, और ये एक CSIR का पार्ट है। देन नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, ये सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर बाय एन एक्ट 1997। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड की मेट्रोलॉजी और ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी के लिए प्रोवाइड करता है डेटा। देन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो यूएस की है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। कुछ एक्ट्स की बात करें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को उसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। फिर एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, वो हुआ था इस्टेब्लिश 18 अक्टूबर 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 में, अंडर आर्टिकल 21। देन
कुछ फैक्ट्स, ये ग्रीन डेवलपमेंट नाम की एक बुक थी जिसको W.M. एडम्स ने लिखा था। ये पहली ऐसी बुक थी जो इन्वायरमेंट पे फोकस कर रही थी। और मानाशोबु फुकुओका जो है वो नेचुरल फार्मिंग के इन्वेटर हैं, जो कि एक जापानीज हैं। और ग्रीन आर्मी ये ऑस्ट्रेलिया की है जो कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए वर्क करती है। तो ये सब बात है। और अगर आप ग्रीन हाउस फार्मिंग की बात करें तो ये सबसे पहले पंजाब में स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है, क्योंकि इसी दिन जो है पहली बार स्टॉकहोम समिट हुआ था, तो इसीलिए इस दिन मनाया जाता है। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो इन्वायरमेंट, व्हाट इन्वायरमेंट रेफर्स टू, इन्वायरमेंट क्या है। तो अगर ऑप्शन देखें हम लोग तो द नेचर ऑफ वर्ल्ड, लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल एंड दैट एग्जिस्ट अराउंड इट, द सम ऑफ कंडीशंस अराउंड ह्यूमन बीइंग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, द इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक, ऑल ऑफ अबाउ। सो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ अबाउ है, बिकॉज इन्वायरमेंट के अंदर सब कुछ आते हैं। लैंड, एयर, वाटर, प्लांट, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल बायोलॉजिकल, फिजिकल components. So that is the environment. Now, which of the following is not related to environment protection? Sustainable development, poverty alleviation, एयर कंडीशनिंग, यूज ऑफ पेपर बैग्स। सो ये यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। सो यहाँ का आंसर जो है इसका ये है पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन मतलब कि वो, अब जैसे कि पेपर बैग हम लोग यूज करें तो उसका एक इम्पैक्ट है। एयर कंडीशनिंग जो है उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। सो उसका आंसर तो सी होना चाहिए, बट क्योंकि एयर कंडीशनिंग जो है उससे इन्वायरमेंट को खतरा होता है, तो वहाँ पे बी दे दिया है, बट सी आंसर है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1986 में। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हुआ था 1986 में, वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, फिजियोग्राफिक फैक्टर, हाँ सब कुछ होते हैं। Sustainable development is a matter of intergenerational sensibility in respect of the use of। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किसका मैटर है? इट इज मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन द रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके बेस यूज पे है? वो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज के यूज पे है, कि नेचुरल रिसोर्स को हम लोग प्रॉपरली यूज करें, जिससे कि वो कंटिन्यूसली चलते रहें, ख़त्म ना हो। और ये पहली कौन सी रिपोर्ट में आया था? पहली यूनाइटेड नेशन के एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट के एक और कॉमन फ्यूचर करके एक रिपोर्ट थी, वहाँ पर ये पहली बार यूज किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ। सो ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का। द रिन्यूएबल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट द कॉज ऑफ पोल्यूशन। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी तो पोल्यूशन का कॉज नहीं हो सकती ना। सोलर एनर्जी, वो उससे क्या पोल्यूशन होगा? नहीं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। कंट्री का नेचुरल कैपिटल क्या होता है? तो उसका जो नेचुरल कैपिटल होता है वो होता है फॉरेस्ट। और नेचुरल कैपिटल इंक्लूडिव इसके, ओके, इसके पूछा गया तो रोड्स है, क्योंकि और सब तो नेचुरल ही हैं, तो रोड्स नेचुरल नहीं है। देन व्हाट वी हैव द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून है। थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अब 2018 का तो हमें कोई मतलब नहीं है। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन। सोलर रेडिएशन का मेन रोल कहाँ पर होता है? वाटर साइकिल में होता है, क्योंकि वाटर, जब सोलर लाइट्स आएंगी तभी तो वाटर इवापोरेट होगा, और इवापोरेट होगा तभी यूज होगा। सो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये एक्चुअल में जो है नागपुर में है। 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैंने देखा था वहाँ पर। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1958 में नागपुर में। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। तो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का मेन इसमें कौन सा एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कि स्टेबलाइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो इसका एम नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बनाया जाए। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? रियो द जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। देन वी हैव व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द रियो 20 डिक्लेरेशन।
सो इसका जो डिक्लेरेशन था वो था द फ्यूचर वी वांट। द फर्स्ट अर्थ समिट रियो दे जेनेरियो में हुआ था। देन व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ इज कॉल्ड, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर क्या है, एयर एक कंपोनेंट है, एयर एक मिक्सचर है। एक्चुअल में एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 78% है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर आर्गॉन 0.93%, आर्गॉन 0.3%, और नियॉन जो है वो है 0.8%, 18। Which of the following considered to be the optimum concentration of carbon dioxide for natural balance? So 0.03%, ऊपर ही देखा है। Which of the following noble gases is not present in air? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो वो रेडॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और सब गैसेस हैं। हाईएस्ट परसेंटेज कौन है, तो हमें पता ही है नाइट्रोजन है। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस नाइट्रोजन ही है। इफ़ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स वैलिज फ्रॉम अर्थ द गैस दैट विल डिक्रीज, तो अगर सारे प्लांट खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन ही डिक्रीज होगा, और क्या डिक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्री, ट्री का कौन सा फंक्शन नहीं है यहाँ पर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज, एयर पोल्यूशन, रिलीजिंग ऑक्सीजन। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका काम नहीं होता, क्योंकि और सब काम तो कर सकता है ना। Which of the following above add carbon dioxide to the carbon cycle on earth? फोटोसिंथेसिस से कार्बन साइकिल होता है, रेस्पिरेशन से, अच्छा रेस्पिरेशन से तो कार्बन आता ही है। चलो पहला करेक्ट, ये हमारा करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। वोल्केनिक एक्शन, हाँ वोल्केनिक एक्शन से भी आता है, तो 2 और 4 राइट है। चलो अच्छा, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाँ उससे भी होता है, तो 2, 3, 4 इज द आंसर। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अर्थ, कौन ऐड नहीं करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो है फोटोसिंथेसिस जो है वहाँ पे ऐड नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन देता है ना। कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग किससे रिलेटेड है, सो वेदरिंग रिलेटेड है कि एक जो रॉक होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसको वेदरिंग बोलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, वो जिनेवा में है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कहाँ पे है, वो नैरोबी में है, जो कि केन्या की एक सिटी है। ईपीए किसके लिए स्टैंड होता है, सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए स्टैंड होता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है। देन इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर्स पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, ये कहाँ पे लोकेट करता है, सो दैट इज लोकेटेड इन द IIPS मुंबई। दैट इज द Environment Information Systems Center on Population and Environment is located in the International Institute for Population Science, मुंबई। NEA क्या होता है, NEA नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी ये होता है। हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल तो एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ पे है, एम्स्टर्डम। इको मार्क्स क्या होता है, इको मार्क्स जो होते हैं दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सो इको मार्क्स के लिए दिया जाता है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। टू लेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली, उसके ऊपर कौन सा मार्क होगा, इको मार्क। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि लैंड को ऐसे यूज करें कि उसकी जो क्वालिटी है वो वैसे ही रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो। सो दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैड इंट्रोड्यूस ग्रीन हाउस फार्मिंग, पंजाब में ग्रीन हाउस फार्मिंग है। देन नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट रीजन, वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड ऑन अ मॉइस्ट क्लाइमेट। तो अगर इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर ए है, हाँ दोनों सही है। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ट्रू इंडेक्स है, बिकॉज जो कार्बन जो प्लांट्स होते हैं वाटर लविंग वो मॉइस्ट क्लाइमेट में फाउंड होते हैं। यूटिलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हार्मफुल है किसके लिए, फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉर ऑल सबके लिए हार्मफुल है वो। चलिए कुछ हाई फाई क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2008 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? Right to healthy environment constitute as a part of right
to life under Article 21, provision of grants for raising the level of administration and power of function of ग्राम सभा as mentioned in the Article 243। तो ये जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके लिए होता था? आर्टिकल 21 के लिए तो था, फिर आर्टिकल 21 के लिए ये था एक्चुअल में पूरा। अब हम बात करें तो 2010 में हुआ था, ये पास हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अक्टूबर 2010 में आया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 1997 में कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? वो हुआ था कियोटो में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कियोटो में हुआ था 1997 में। अर्थ समिट +5 कहाँ पे हुआ था? तो अर्थ समिट जो +5 है 1997 में, वो हुआ था हमारा न्यूयॉर्क में। अर्थ समिट +5 जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1972 में पहली बार इसको किया गया था। नहीं, ये गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव बाय 2030। हाँ, ये सही है, बी सही है यहाँ पर, क्योंकि इसको सबको 2015 में सब आया था एक्चुअल में। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसके कौन सा करेक्ट है? सो इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस। मेंबरशिप ऑफ द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डिड नॉट गेट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। इंडिया उसका एक मेंबर था इसको क्रिएशन में, तो इसमें सेकंड ही सही है, सिर्फ कोई बाइंडिंग नहीं होता है, और फर्स्ट और थर्ड ट्रू है। चलिए, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज इवन मैकेनिज्म है, वो कंट्रीज को असिस्ट करता है ट्रांजिशन टू द ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी। इमर्ज कब हुआ था? तो ये कब आया था? तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये आया था द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो द जेनेरियो 2012 में आया था। ये जो पेज है ये कब आया था? 2012 में ब्राज़ील में आया था। कभी कभी एजेंडा 21 न्यूज में आता है, सो ये क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। 2002 में तो नहीं आया था ये, क्योंकि ये एक नॉन बाइंडिंग है और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए है। ये 1992 में ही आया था। ये जो है मेनी ट्रांसप्लांटेड सीलिन डू नॉट ग्रो, क्योंकि अभी हमने देखा कि उसके जो रूट हेयर हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो ग्रो नहीं होता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? तो वो इन्वायरमेंट के एट्रीब्यूट्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट के पूरे जो प्लांट्स पौधे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कुछ एडवर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये सब की वजह से होते हैं। चलिए बात करते हैं कंसर्निंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये क्या है? तो कौन सा करेक्ट है? इट सर्व एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। It undertakes final research, scientific research on environment issues at the global level. It is an agency at the OECD to facilitate transfer of technology and funds and बहुत ए एंड बी। तो अगर इसका जो आंसर देखें तो वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, किसके लिए? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में ही, और ये बहुत सारे को हेल्प करता है, जैसे कि मिनामाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, और फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सबको वो फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करता है। प्लाची माडा न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड? ये केरला से रिलेटेड है एक्चुअल में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको आप क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं इसको। देखिए आर्टिकल 253 के अंदर पास हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंडर आती थी? तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आती थी। देन with reference to the circumstances in Indian agriculture, concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under conservation agriculture? Avoiding monoculture practices, adopting minimum tillage। अच्छा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर कौन सी आती है? अवॉइडिंग कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज,
अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल सिक्वेंसिंग। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर BSc आंसर है इसका 245। जैसे कि मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस तो अवॉइड नहीं करेंगे क्योंकि वो होती है। मिनिमम टीलेज की बात होगी, फिर प्लांटेशन क्रॉप क्यों नहीं करेंगे, वो भी तो करते होंगे ना। तो ये है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि अ कंसेप्ट फॉर रिसोर्स सेविंग एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन दैट strives to achieve acceptable profits together with high sustainable production। मतलब कि ऐसा एग्रीकल्चर करना जिससे आपको बहुत फ़ायदा भी हो जाए थोड़ा, और आपका एग्रीकल्चर भी अच्छा से सस्टेनेबली चलता रहे। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड एन इंटरनेशनल पोलिंग फर्म ग्लोबल स्कैन गिव इंडिया टॉप रैंक इन ग्रीनेस 2009 स्कोर। अब ये जो है 2009 स्कोर है, तो ये स्कोर किसका है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। इट इज़ ए मेजर ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज इन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल for reducing the carbon footprint। it is a measure of environmentally sustainable consumer behavior। फिर it is a assessment program undertaken by different countries। it is a index of showing the volumes। तो इसका आंसर जो है वो ग्रीन एक्स जो सर्वे है वो एक्चुअल में होता है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, उससे रिलेटेड है कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए कौन सा कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, तो वो एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इंक्रीज यूज ऑफ सुपर फॉस्फेट, वाटर पॉपुलेशन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स, मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पर आंसर होना चाहिए हमारा वो सी होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर, नाइट्रोजन फिक्सिंग, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज, मिक्स क्रॉपिंग, ये सब है हमारा आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज इंडिया इज असर्शन इंडिया इज अ केस ऑफ ओवर अर्बनाइज कंट्री। इंडिया एक ओवर अर्बनाइज कंट्री है। रीजन मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज डू नॉट हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सही है ये भी कहीं ना कहीं, बट ये जो है कि इंडिया जो है यहाँ पर जो असर्शन दिया है हमारे पास कि इंडिया इज अ केस ऑफ ओवर अर्बनाइज। कहाँ ज़्यादा अर्बनाइज है, हमारी 31.1% पॉपुलेशन तो है सिटीज़ में। इंस्टिगेशन ऑफ द नेचुरल फार्मिंग, तो वो फुकुओका थे। ग्रीन आर्मी कहाँ से रिलेटेड है, तो ग्रीन आर्मी रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेसन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड लेसन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करेंगे। थैंक यू।